साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा लगातार कंटिन्यू रूप से वीडियो अपलोड की जा रही हैं। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैदिक सभ्यता पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले वैदिक सभ्यता पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को अवश्य दबा लें, जिससे जब भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाए आप सभी के पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन मित्र दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दिया करिए, जिससे हम मोटिवेट हो सकें। चलिए दोस्तों, तो आज के टॉपिक का पहला पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था, तो वो 4 वर्णों में विभाजित था। तथा यह क्वेश्चन बन सकता है कि इसका विभाजन किसके आधार पर किया गया था, तो विभाजन इसका व्यवसाय के आधार पर किया था। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। अब चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष 10वें मंडल में 10वें मंडल के किस सूक्त में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। इसमें जो है ब्राह्मण विराट मुख से, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है, मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जंघा से तथा शूद्र की पैरों से उत्पत्ति बताई गई है। चलिए अगला पॉइंट, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्वेश्चन बनेगा कि आर्यों का समाज कैसा था, तो वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो वो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। चलिए अगला पॉइंट, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थीं। यानी जो वैदिक काल था उसमें स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ आदि कार्यों में भाग ले सकती थीं। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, नियोग तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो वैदिक काल में विधवा विवाह का जो था प्रचलन था, लेकिन कहीं पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा का जो है उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। यानी जो विधवाएं थीं वो अपने देवर के साथ शादी कर सकती थी। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो आजीवन अविवाहित रहती थी, यानी जिनका जीवन भर में विवाह नहीं होता था, उन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। तो इस जो वैदिक काल में थी स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। इसीलिए ऋग्वेद में देखिए लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा जैसी कई विद्वान महिलाओं या विदुषी महिलाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है, ऋग्वेद में वनस्पतियों से सोमरस बनाने की विधि का वर्णन है, जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। तो क्वेश्चन बना है, कई बार बन चुका है कि आर्यों का पेय पदार्थ क्या था, वो क्या था, सोमरस। सोमरस आर्यों का
पेय पदार्थ था। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। तथा महापुराणों की संख्या कितनी है? वो 18 है। तथा वेदांगों की संख्या कितनी है? वो 6 है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन संख्यात्मक मानों को याद कर लेना है। चलिए आगे दिया गया है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक की कौन किस दर्शन से संबंध रखता है? चलिए एक तरफ दिया गया है दर्शन का नाम, एक तरफ प्रवर्तक दिया गया है। तो दर्शन है योग, योग पतंजलि, सांख्य, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, आगे दिया गया है उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कड़ादिया उलोक। तो इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। अगला पॉइंट दिया गया है, आर्य लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन कौन से थे? एक तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ। तो ये प्रमुख 4 साधन थे किसके? आर्यों के मनोरंजन के। अगला पॉइंट दिया गया है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था एवं कृषि था। गाय और सांड के अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वैदिक आर्यों को पशुचारक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। तो इसमें जो सबसे अधिक पूछा जाने वाला पॉइंट है तो ये है कि गाय को ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो उसे अघन्या कहा गया है। चलिए अगला पॉइंट, ऋग्वेद आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तो आर्य लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहे की खोज की, जिसे क्या कहा जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। चलिए दोस्तों, हमारे द्वारा पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की गई ऋग्वैदिक पार्ट 2 पर। तो आज का हमारा जो पार्ट था यहीं तक कंप्लीट होता है। आज का जो है प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में सही सही देना है। तो क्वेश्चन दिया गया है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। तो इसका राइट उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, पिछले वाले वीडियो का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, पिछले वाले वीडियो का क्वेश्चन था, चारकोल क्या है? जिसके ऑप्शन दिए गए थे कोयला, लोहा, पेंसिल, कोलतार। चलिए दोस्तों, उसका राइट उत्तर जो है हो जाएगा कोयला। उसका राइट उत्तर हो जाएगा कोयला। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।